हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्नी आईएएस। आज हम सीखेंगे कि एथिक्स में जो केस स्टडीज़ आते हैं उसके आंसर्स कैसे लिखे जाएं। और इसके लिए टॉपर की कॉपी देखेंगे जिनके 161 मार्क्स आए थे एथिक्स में, विशाखा यादव के। तो केस स्टडी का आंसर लिखने के लिए इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन तो होता ही है नॉर्मल आंसर्स में। इसमें अप्रोच थोड़ा सा अलग हो जाता है। इंट्रोडक्शन तो नॉर्मल ही लिखेंगे आप, डेटा, फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ लिख दिया या कोई एक्सप्लेनेशन दे दिया जो केस है उसका। वो इंट्रोडक्शन एक पैरा में लिखने के बाद हम स्टेक होल्डर्स लिखेंगे कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं इस केस में। जैसे कि अगर कोई ऐसा केस है कि कोई कंपनी अपने हजार्डस वेस्ट नदी में फेंक रही है और कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस केस को कैसे हैंडल करेंगे। तो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स मतलब जिनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उस केस का या जो भी चीज़ हो रही है उसका। तो जो भी अफेक्ट होंगे वो स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। तो सोसाइटी अफेक्ट होगी उसमें। गवर्नमेंट इसलिए स्टेक होल्डर है क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर कुछ भी बुरा होता है तो उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट में पड़ता है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट अफेक्टेड है उससे। इन्वायरमेंट की स्टडी है उस केस में। आप है क्योंकि आप सिविल सर्वेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अ, और बाकी ऑफिसर्स, वो कंपनी स्टेक होल्डर है क्योंकि जो भी हो रहा है या नहीं हो रहा उसका इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिट्स पे या आसपास के इन्वायरमेंट में पड़ रहा है। तो स्टेक होल्डर्स आप 10 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। किसी पे अगर छोटा सा भी इम्पैक्ट पड़ रहा है या अगर किसी का छोटा सा भी रोल है तो एक स्टेक होल्डर के रूप में आ जाएगा। हम जब एग्जांपल्स देखेंगे क्वेश्चंस के तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उसके बाद जो केसेस होते हैं उसमें डायलेमा इन्वॉल्व होता है। डायलेमा का मतलब हुआ कि लॉ कुछ कह रहा है पर आपको लग रहा है कि एथिक्स कुछ और कहता है। कॉन्शियस कुछ कह रहा है आपका पर लॉ कुछ और कहता है। आपका पर्सनल गेन किसी और फैसले को लेने में है पर इंटीग्रिटी के हिसाब से आपको कोई और फैसला लेना चाहिए। कंपैशन के हिसाब से आपको बिना आधार काट के ही राशन दे देना चाहिए पर ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से नहीं देना चाहिए। तो ये जो डायलेमा है कि दोनों वैल्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप कौन सी वैल्यू को चुनेंगे। रूल कुछ और कह रहा है लेकिन आपका जो रोल है पब्लिक सर्विस का वो उस रूल से फॉलो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए। तो या फिर अगर आप लॉयल्टी या आप सीनियर्स की बात सुनना सिविल सर्वेंट के लिए मैंडेटरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन सिमिलरली पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। तो कौन से वैल्यू को आप इम्पोर्टेंस देंगे, उस डायलेमा को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा पाथ लेंगे, उसके बारे में लिखना है आपको क्वेश्चन के आंसर में कि इसमें ये डायलेमा इन्वॉल्व है और क्यों इन्वॉल्व है वो लिखना है। हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब जब पाथ लेने जाएँ, पाथ कौन सा लिया जाए, तो हम जो अपने ऑप्शंस लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर पर्सनल गेन को इम्पोर्टेंस दिया जाए तो ये ऑप्शन है, अगर एफिशिएंसी को इम्पोर्टेंस दिया जाए तो ये ऑप्शन है, अगर स्टेक होल्डर्स जैसे मान लीजिए कोई सोसाइटी स्टेक होल्डर है तो उनको इम्पोर्टेंस दिया जाए उस स्टेक होल्डर को तो ये चीज़, और अगर कंपनी वाले स्टेक होल्डर को दिया जाए तो ये ऑप्शन बेटर है। जैसे पर्सनल गेन वाले में अगर कंपनी कूड़ा फेंक रही है नदी में, तो अगर कंपनी हमको ब्राइब करती है या फिर अगर ऊपर से प्रेशर आ रहा है पॉलिटिकली कि आपको कुछ नहीं करना है, तो वहाँ पे आपका पर्सनल गेन इसमें कि आप डिसीजन ना ले। सिमिलरली एफिशिएंसी में अगर जुडिशियल प्रोसेस हुए बिना आप क्रिमिनल्स को इनकाउंटर कर दे रहे हैं तो एफिशिएंट प्रोसेस है। पर एफिशिएंसी वर्सेस रूल ऑफ लॉ, इसमें यहाँ पे डायलेमा आ जाता है। तो एफिशिएंसी के हिसाब से क्या लेना चाहिए डिसीजन, गेन टू स्टेक होल्डर्स के हिसाब से क्या लेना चाहिए, आपके प्रिंसिपल जैसे इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस या फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज जो है, ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से क्या पाथ लेना चाहिए। ये ऑप्शंस आप एग्जाम्पल में लिखेंगे अगर क्वेश्चन में है कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। और अगर नहीं भी है तो भी अगर आपको सिर्फ लिखना है कि आप क्या पाथ चुनेंगे, तो फिर आपका जो पाथ है वो आपके रूल की जगह रोल बेस्ड होना चाहिए कि मेरा रोल ये है इसलिए मैं ये पाथ चुनूंगा। हाँ, पर वो रूल के साथ अगर कंप्लायंस में है या हार्मनी में है तो बेटर है। उसके बाद आप कुछ भी करेंगे वो ऑफिशियल तरीके से करने की कोशिश करेंगे, रिटर्न तरीके से करने की कोशिश करेंगे, अनलेस मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं हो जाता जस्टिस के लिए कि आप कोई और तरीका अपनाएं, लेकिन वो भी एथिकल ही होना चाहिए। उसके बाद आप जो भी आप पाथ चुनेंगे, जो भी ऑप्शंस देंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, सब में आप एग्जांपल्स देंगे। अब एग्जांपल्स आप सिविल सर्वेंट से दे सकते हैं कि जैसा कि किसी और ने किया था या जैसा कि इस केस में हुआ था, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इस तरह से। अब हम
क्वेश्चन देखते हैं, पर उससे पहले एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे बेसिक सा, जैसे बाकी क्वेश्चंस में लिखते हैं, डेटा फैक्ट के थ्रू या एक्सप्लेनेशन के थ्रू, केस जो केस है उसका एक्सप्लेनेशन के थ्रू, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, डायलेमा कौन कौन से इन्वॉल्व है। हो सकता है ये सारे डायलेमा इन्वॉल्व नहीं हो, जो आप उनको लिख दीजिएगा। फिर आप पाथ कौन सा लेंगे, और पाथ किस बेसिस पे डिपेंड करेगा, पर्सनल गेन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एफिशिएंसी को दे रहे हैं, या स्टेक होल्डर्स के प्रॉफिट को, गेन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या अपने प्रिंसिपल्स और फाउंडेशनल वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विस सर्वेंट है तो, और अदरवाइज प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और फिर कंक्लूजन आ जाता है। आप या तो समराइज़ कर सकते हैं अपने सारे पॉइंट्स को, अपने पूरे आंसर को, या फिर आप वे फॉरवर्ड एक सजेशन दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। There have been widespread agitations both in favor of and against extending reservation in education institutions and government jobs to a certain section of society. You have been appointed as the chairman of a high-level committee constituted by the government to examine the matter and make recommendations. So far, the committee has found no compelling reasons to extend reservation to this section. While the report of the committee is pending finalization, you get an impression through the media that the government is inclined to accept the demand for extending the reservation regardless of the findings of your committee. Some members of the committee are also inclined to support the government stand. अब इसमें है कि रिजर्वेशन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं है। अब आप उस कमेटी के चेयरमैन हैं जिसको ये रिकमेंडेशन देनी है, पर आपको मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि गवर्नमेंट तो बढ़ाने के ही फेवर में है, भले आपका रिपोर्ट कुछ भी कहे। पर आप जब रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में वो क्या करना चाहिए, कैसी रिपोर्ट बनानी चाहिए? गवर्नमेंट का जो स्टांस है उसको सपोर्ट करते हुए, उसको फ़ेवर करते हुए रिपोर्ट को इस तरह बना देना चाहिए कि हाँ बढ़ा सकते हैं, या फिर जो आपको सही लग रहा है, जो आपकी इंटीग्रिटी कह रही है, वो करना चाहिए आपको। तो अब इसमें क्वेश्चन में ही है कि डिस्कस द डायलेमा इफ एनी दैट यू फेस इन द सिचुएशन। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू टेक? गिव रीजंस फॉर द सेम। ऑल्सो डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड द पॉलिसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया। तो डायलेमा जो ऊपर में हमने लिखा है उन्हीं किसी में से एक मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो, अब ऑप्शंस पहले सोचेंगे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, जो हमने लिखा था। सबसे पहला है पर्सनल गेन, दूसरा है एफिशिएंसी, उसके बाद पर्सनल गेन तो आपका यहीं पे है कि आप रिपोर्ट में हमने लिख ज़रूरी है बढ़ाना, जैसा गवर्नमेंट का स्टांस है उसके, लेकिन आपके प्रिंसिपल्स के हिसाब से पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, इंटीग्रिटी, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि आप अपनी रिपोर्ट सही से दें। तो आप इस तरह से अपने आंसर, अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे और फिर आंसर में लिखेंगे। अगर अगर आप ऑलरेडी पूछता कि आपके पास ऑप्शंस क्या-क्या है तो ये सारे लिख लेते, आप आंसर में ही लिख देते। पर अभी पूछा नहीं है तो आप खुद से एक बार इवैल्यूएट करेंगे अपने ऑप्शंस को, और जो आपको सबसे बेटर लगेगा उसको लिखेंगे। यहाँ पे ये सही है कि अपने प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी के हिसाब से आप काम करेंगे और रिटन एक ऑफिशियल तरीके से अपने व्यू को प्रेज़ेंट करेंगे। क्यों? अपने प्रिंसिपल्स की वजह से। उम, और वो प्रिंसिपल्स के आप नाम लिख दीजिएगा और क्यों इम्पोर्टेंट है सिविल सर्वेंट के लिए वो लिख दीजिएगा, 1-2 एग्ज़ाम्पल दे दीजिएगा। अब यहाँ पे डायलेमा को डिस्कस करना है, ठीक है? तो क्या डायलेमा है इसमें? तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करके यहाँ पे है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करके भी कर सकते थे, हिस्टोरिकल कोई डेटा भी दे सकते थे, या हिस्टोरिकल एनेक्डोट दे सकते थे, कोई स्टोरी छोटी-सी लिख सकते थे। स्टोरी इन द सेंस कि हिस्टोरिकल स्टोरी, इवेंट, ये स्टेक होल्डर्स हो गए। जिनको रिज़र्वेशन देना है वो मीडिया, गवर्नमेंट और बाकी सेक्शंस, क्योंकि किसी एक को रिज़र्वेशन मिल रहा है तो उसका असर दूसरे सेक्शंस पे भी पड़ता है पॉजिटिवली, नेगेटिवली। हाई लेवल कमेटी के अदर मेंबर्स और आप खुद जो कि हेड है, वो सब स्टेक होल्डर्स है। अब इसमें डायलेमा क्या है? डायलेमा है आपका पास, डायलेमा है लॉयल्टी या फिर पर्सनल गेन वर्सेस इंटीग्रिटी, ये डायलेमा है आपके पास। क्योंकि कहीं न कहीं आप अगर पॉजिटिव थे अपना व्यू पॉइंट कि नहीं बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप पर प्रॉब्लम आ सकती है, प्लस आपके कमेटी मेंबर्स भी बहुत सारे गवर्नमेंट के सपोर्ट में है, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है आपको। पर आपको क्या करना चाहिए, आप क्या पाथ लेंगे? सिंस द गवर्नमेंट इज़ inclined to undertake populist measure, it creates a dilemma to favor the political view or undertake an honest objective assessment of the case। ठीक है? लॉयल्टी वर्सेस इंटीग्रिटी। अब आप यहाँ पे ये लिखने की जगह आप लिख सकते थे लॉयल्टी वर्सेस इंटीग्रिटी, उसके बाद ये लिख सकते थे। कीवर्ड्स देने से क्या होता है कि
एग्जामिनर का माइंड सीधा आपके आंसर पे जाता है, बट ये भी ठीक है। फिर ये और बाकी प्रॉब्लम्स हैं। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? कोर्स ऑफ एक्शन आपका यही होगा कि आप ऑब्जेक्टिव असेसमेंट लेंगे और जब अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ क्रिएट करेंगे, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के साथ प्रिपेयर करेंगे। जो भी प्रिंसिपल्स मेंशन्ड है, जो कीवर्ड्स मेंशन्ड है सिलेबस में ऑलरेडी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें, वो सारे चीज़ों को आप इंटीग्रेट करके उस हिसाब से अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। और फिर स्टेप्स क्या क्या है? आई विल अंडरटेक अ रोबस्ट बेसलाइन सर्वे टू स्टडी द कंडीशंस। तो बेसिक चीज़ें सर्वे करेंगे, उसके बाद असेस करेंगे और फिर जो असेसमेंट होगा वही रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। इम्पार्शियल एंड कंसाइंटियस व्यू पॉइंट और फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट करेंगे, एम्पेरिकल एनालिसिस करेंगे। मतलब जो भी करेंगे इंटीग्रिटी के साथ करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी के साथ करेंगे, ऑफिशियल रिटर्न तरीके से करेंगे, जैसा हमने शुरू में भी देखा था ऊपर में कि ऑफिशियल और रिटर्न तरीके से जहाँ तक हो सके वहाँ तक काम करना है। रोल बेस्ड काम करना है। आपका रोल क्या है? सोशल जस्टिस का, पब्लिक सर्विस का। तो उस हिसाब से आपको एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट देना ज़रूरी है और जो भी काम आप करेंगे ऑफिशियल तरीके से करेंगे, यानी वेल डॉक्यूमेंट करेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट देंगे और प्रिंसिपल्स और लॉज में हार्मोनी के साथ करेंगे। ठीक है? Since committee does not find substantive proof, I write it disfavor the given proposal. If asked by media persons, I would adhere to my rule book and conduct rules to maintain integrity of process until the government takes a final stand. अब यहाँ पे है कि रिजर्वेशन के साथ इश्यूज क्या क्या हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप GS2 का आंसर GS4 में नहीं लिख दें। तो इसके लिए जैसे यहाँ पे है इंक्लूजन एरर्स, फॉल्स डॉक्यूमेंट, एक्सक्लूजन एरर्स, ये सेम पॉइंट्स आप लिख सकते हैं GS2 में भी। तो अगर आपको GS2 और GS4 का आंसर अलग करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये 1 2 3 लिखने से पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एथिकल इश्यूज इन द रिजर्वेशन रिजीम ऑफ इंडिया, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, एक सब हेडिंग दे दिया आपने। अब उस सब हेडिंग के अंदर ये तीनों पॉइंट्स लिखा आपने, तो ये एथिक्स के पॉइंट हो गए अपने आप ही। ऐसे भी एथिक्स के पॉइंट है पर एग्जामिनर का दिमाग ज़्यादा जाएगा उस डायरेक्शन में कि हाँ ये एथिक्स से पॉइंट लिख रहा है क्योंकि इंटीग्रिटी की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें इंटीग्रिटी से रिलेटेड है और आपने वो एक्सप्लिसिटली दिखा दी एग्जामिनर को। ठीक है? फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये भी एथिक्स के सिलेबस में एक कीवर्ड है। तो आपने प्रेजेंस ऑफ वेकेंट पोस्ट एंड डिलेज इन प्रमोशन ड्यू टू इनएडिक्वेट डेटा कलेक्शन एंड डेटा कोलेशन। ठीक है? तो ये पॉइंट जो है वो भी GS2 का है, पर जैसे आपने क्वालिटी ऑफ सर्विस लिखने के बाद ये पॉइंट लिखा तो फिर ये पॉइंट आराम से GS4 का हो गया। अगर जितने भी पॉइंट्स हैं आपके पास सारे में एथिक्स के कीवर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 5-6 में तो आएंगे। द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक क्राइटेरिया जर्नैल सिंह केस इंक्लूड 98% पॉपुलेशन विद इन 10% ब्रैकेट। मतलब 98% ऑफ पॉपुलेशन को 10% के ब्रैकेट में रख दिया गया, जो EWS का केस है कि 98% ऑफ इंडिया इज अंडर EWS, पर उनको रिजर्वेशन सिर्फ 10% मिल रही है। तो ये एलिगेशन है कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं है रिजर्वेशन प्रोसेस में। तो लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ये एक एथिक्स का कीवर्ड है। इसको लिखने के बाद एक हाइफन देके आप ये पॉइंट लिख दीजिए। मीन्स ऑफ पॉपुलिस्ट इलेक्टोरल वोट बैंक पॉलिटिक्स, फियर ऑफ पेंडोरा बॉक्स ऑफ डिमांड्स, ये है ये वाला जो पॉइंट है इलेक्टोरल वोट बैंक पॉलिटिक्स, पॉपुलिस्ट मेजर, ये है प्रॉबिलिटी इन गवर्नेंस की कमी। गवर्नेंस में प्रॉबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसकी कमी है। तो ये आप लिखे लैक ऑफ प्रॉबिलिटी इन गवर्नेंस, उसके बाद ये पॉइंट लिखे तो आराम से एथिक्स का पॉइंट हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें पर एग्जामिनर के माइंड में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। इससे उसे लगेगा कि आप एथिक्स का आंसर लिख रहे हैं, GS2 का नहीं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। You are honest and responsible civil servant. You often observe the following. If one wants to remain effective and powerful to create impact on the lives of people, one should remain loyal to those in power. यानी अगर आपको लोगों के जीवन में इम्पैक्ट क्रिएट करना है, इम्पैक्ट डालना है, तो आपको पॉलिटिकली जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जो पॉलिटिकल पावर में, उनसे लॉयल होना पड़ेगा, उनके लिए लॉयल होना पड़ेगा, तो ही आप कुछ सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। और एथिकल मीन्स हमेशा इफ़ेक्टिव नहीं होते, कभी कभी नॉन एथिकल मीन्स भी अपनाना पड़ता है। पेटी करप्शन एक्सिपिडेट्स द सर्विस डिलीवरी। जो छोटे मोटे करप्शन है, जैसे 100 रुपये लेके कोई डॉक्यूमेंट बना दिया, तो वो चीज़ें सर्विस डिलीवरी को अच्छा ही करती है, इम्प्रूव ही करती है, स्मूदन करती है, ग्रीस की तरह काम करती है। ये कहना है स्टेटमेंट का।
अब आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। तो अगर आपको मेरिट डीमेरिट बताना हो, पाथ चुनना हो, ऑप्शंस चुनने हो, सब में आप वहाँ पे देखिए जो हमने वहाँ पे एक लिस्ट बनाई है। पर्सनल गेन, इफ़िशिएंसी, गेन और प्रॉफिट टू स्टेक होल्डर्स और प्रिंसिपल्स इंटीग्रिटी। इन पांचों के बेसिस पे आप मेरिट डीमेरिट पाथ ऑप्शंस क्या, पाथ के ऑप्शंस क्या है वो सब डिसाइड कर सकते हैं। तो पहले वाले का मेरिट अगर हम देखें, इफ वन वांट्स टू रिमेन इफेक्टिव एंड पावरफुल टू क्रिएट इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, वन शुड रिमेन लॉयल टू दोज इन पावर। तो पहला का मेरिट ये है कि पहले में आपको पर्सनल गेन होगा। दूसरा, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को आप सही में फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट के लॉयल हैं, तो गवर्नमेंट जहाँ पे कुछ गलत कर रही है आप उसको नहीं देख रहे, उसको नज़रअंदाज कर दे रहे, तो बाकी चीज़ें जहाँ पे आप इफेक्टिवली काम कर सकते हैं लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, वहाँ कर सकते हैं। तो गेन टू स्टेक होल्डर्स हो जाएगा, वो सोसाइटी का वो हिस्सा जहाँ पे गवर्नमेंट गलत नहीं कर रही है। इसके बाद आपके प्रिंसिप और डीमेरिट में प्रिंसिपल्स इंटीग्रिटी आ जाएगा, वहाँ पे पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिविटी फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो ये डीमेरिट्स हैं। तो इसी लिस्ट के हिसाब से मेरिट डीमेरिट दोनों कर सकते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग एथिकल मीन्स मे नॉट बी प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव एट ऑल टाइम। तो यहाँ पे पर्सनल गेन गेन तो होगा ही, प्लस एफिशिएंसी में अगर हम देखें तो बहुत बार होता है कि मान लीजिए कि आपको पता है कि कोई बहुत 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 गरीब है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके प्रति उसको मिलना चाहिए घर, और उसे डॉक्यूमेंट नहीं बना पा रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसे, 2-4 महीने से ट्राई कर रहा है, नहीं हो पा रहा, तो आप अनएथिकल तरीके से उसे दे दीजिए घर, गलत डॉक्यूमेंट्स बनवा दीजिए। तो इफेक्टिव तो होगा ये, अनएथिकल होगा पर इफेक्टिव होगा, और काम भी आप मतलब जो बेनिफिशियरी होना चाहिए सही तरीके से वही बेनिफिशियरी है, बस प्रोसेस सही से फॉलो नहीं हुआ। तो ये इसका मेरिट है कि इफ़िशिएंसी आ जाती है। या फिर जैसे कि अगर कोई वही इनकाउंटर वाला केस कि अगर कोई कोई क्रिमिनल है, आपको पता है कि वो क्रिमिनल है पर जुडिशियल प्रोसेस से छूट गया या जुडिशियल प्रोसेस में बहुत टाइम लग रहा है, तो आप उसे जाने दीजिए, मतलब मार दीजिए, इनकाउंटर कर दीजिए, या फिर आप गलत एविडेंस क्रिएट कीजिए, तो ये एफिशिएंट प्रोसेस होगा। पर ये गलत होगा किस वजह से, इसका मेरिट्स तो ये है कि एफिशिएंसी है, पर गलत किस वजह से, क्योंकि ये इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, जो कि कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसके अगेंस्ट है ये, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है ये। इसके अलावा जो हमने कीवर्ड्स पढ़ा था उसमें टीलियोलॉजिकल, डियोंटोलॉजी, राइट्स बेस्ड अप्रोच, ये सब पढ़ा था। तो ये तो टीलियोलॉजी है कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, उसके हिसाब से ये सही है। पर जो डियोंटोलॉजी कहता है कि एंड्स डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स, और एंड्स मीन्स अपने आप में सही होना चाहिए, उस हिसाब से ये गलत है, तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। तो आप डीमेरिट से आपने प्रिंसिपल इंटीग्रिटी देख ली और मेरिट से आपने एफिशिएंसी देख ली जो हमने डिस्कस किया था उसी में। अब पेटी करप्शन एक्सपीडिएट्स द सर्विस डिलीवरी, अब इसमें मेरिट क्या है कि पर्सनल गेन होगा आपका, आपको पैसे मिलेंगे, ब्राइब मिलेगा। दूसरा, काम तेज़ी से हो जाएगा, एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा आपके जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको, ये मेरिट्स है। डीमेरिट इसमें क्या है, वही प्रिंसिपल बेस्ड डीमेरिट है। दूसरा डीमेरिट ये है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा, जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे काम करवाएगा, ये डीमेरिट होगा इसका। तो वो डीमेरिट मेरिट पाथ चूज एंड ऑप्शंस अवेलेबल, ये सारा उसी से उसी वाले लिस्ट से हो जाएगा। पर्सनल गेन, इफिशियंसी, गेन टू स्टेक होल्डर्स और प्रिंसिपल्स या फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, अब हम आंसर एक बार देख लेते हैं। इसमें बेसिक सा, द आर्ग्यूमेंट tries to portray the fact that loyalty is supreme virtue to attain efficiency, power, and an impactful work in public. Merit emphasizes the value of loyalty, a feature permanent. दिस विल इंश्योर स्मूथ कोऑर्डिनेशन, वही जो मैंने बोला था, जहाँ गवर्नमेंट गलत करी वहाँ पे नज़रअंदाज कीजिए, बाकी जगह पे ना गवर्नमेंट आपको आराम से इम्पैक्ट क्रिएट करने देगी। इट विल इंश्योर ए स्मूथ करियर ट्रांजिशन, पर्सनल गेन, ये पर्सनल गेन की बात है और ये इफ़िशिएंसी की बात है। ये जो पहला पॉइंट है, emphasizes the value of loyalty as a feature of permanent executive towards the temporary executive, ये मेरिट है या नहीं पता नहीं, है तो बस एक फीचर है, पर ठीक है आप लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है। पर अगर आप स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिट मेरिट्स पे जाएंगे तो पर्सनल गेन और एफिशिएंसी की बात कर सकते हैं। दूसरा डीमेरिट,
Blind adherence to loyalty is dangerous. Civil servant is supposed to give neutral advice. Political neutrality, वही प्रिंसिपल बेस्ड जो हमने डीमेरिट की बात करी थी, डियोटोलॉजिकल अप्रोच की जो बात करी थी अपने, मॉरली अनएथिकल मीन्स कैन नेवर बी जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ लॉयल्टी, एंड्स डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स, डियोटोलॉजी। और साथ आप एक और पॉइंट लिख सकते थे इम्पार्शियलिटी के बेसिस पे। ये जो पॉइंट है ये हमारे वाले लिस्ट में से नहीं आ रहा, तो आप इम्पार्शियलिटी के बेसिस पे एक यहाँ पे पॉइंट जनरेट कर सकते हैं, जो इम्पार्शियलिटी एक प्रिंसिपल है कि दिस विल लीड टू नॉन इम्पार्शियल बिहेवियर, मतलब पार्शियलिटी रिफ्लेक्ट करेगी ये बिहेवियर। आप इम्पार्शियल नहीं हो रहे, पार्शियल हो रहे हैं, फेवर दे रहे हैं लोगों को, एक पर्टिकुलर तरह के लोगों को जो या फिर एक एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में या फिर उस फील्ड में, जैसे एजुकेशन हो गया या कहीं पे हो गया, या फिर एक पर्टिकुलर तरह के लोगों को, जैसे इस रीजन के लोगों को लोगों पर गवर्नमेंट अभी उतना फोकस नहीं कर रही, कहीं और पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, किसी और रीजन में जहाँ पे कोल माफिया या कुछ है और वहाँ पे गवर्नमेंट करप्शन कर रही है, लेकिन दूसरी जगह जहाँ पे मिनरल्स नहीं है वहाँ पे वहाँ के लोगों को, उस कम्युनिटी के लोगों को, उस रीजन के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं करी, तो आप वहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये एक पार्शियल बिहेवियर शो करती है। यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया है, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है, जैसे कि अशोक हेमकम, मिशा सरगेम। अच्छा हाँ, एग्जाम्पल बारे में जो हम बात करें, तो जब आपने यहाँ पे आंसर लिखा था, तो एक यहाँ एग्जाम्पल वैल्यू एडिशन ही हो गया, नागराज जजमेंट हो गया, यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल्स तो नहीं है इसमें, पर अब अगर आप कहीं से भी 7-8 एग्जाम्पल्स लिख सके सिविल सर्वेंट से, केस स्टडी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, तो बेटर रहेगा। एग्जाम्पल्स काफ़ी इन्हेंस करते हैं आपको आपके आंसर को। जैसे यहाँ पे दिस विल इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज विदाउट द इंटरनल फैक्शंस। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिख सकते थे, जैसे अवॉइडिंग द इलीगल सैंड माइनिंग एंड देन गवर्नमेंट नॉट इंटरफेयरिंग इन योर वर्क ऑफ एजुकेशन अपलिफ्टमेंट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते, स्मूथ करियर ट्रांजिशन में आप लिख सकते थे। यहाँ पे अगर कोई एग्जाम्पल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जहाँ पे भी आप एग्जाम्पल लिख सके वहाँ पे आप प्लीज़ लिखिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है अशोक खेमका का, सगयम का, यहाँ पे एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे सेकेंड में मेरिट डीमेरिट, वो वाला पार्ट है क्वेश्चन का ये, जहाँ पे कहते हैं कि एथिकल मीन से इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है बहुत बार, जैसे कि क्रिमिनल्स को डायरेक्टली इनकाउंटर कर दो, उस तरह से। टेलीलॉजिकल अप्रोच, मेरिट इसका ये है कि टेलीलॉजिकल अप्रोच को फॉलो करता है, जहाँ एंड्स या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर को देखा जाता है, तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर को यहाँ फॉलो हो रहा है, तो ये एक मेरिट है। तो उसमें एग्जांपल आ गया, किलिंग ऑफ माफियाज और क्रिमिनल्स टू कंट्रोल द अर्जेंट पब्लिक डिसऑर्डर इशू विदाउट द ड्यू प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, तो ये एग्जाम्पल हो गया। पर यहाँ पे है कि डियोटोलॉजिकल प्रिंसिपल के हिसाब से ये गलत है, दूसरा राइट्स बेस्ड अप्रोच के हिसाब से भी गलत है, जहाँ ह्यूमन राइट्स को वैल्यू किया जाता है जिस अप्रोच में। Thus, the perfect harmony of the means and ends would result in a truly perfect act. For practical purposes, the ethical morality can be made flexible to achieve an objective, however the dire need seems. तो आपको सब में मेरिट डीमेरिट देने के बाद एक कंक्लूजन भी लिखना है कि आप क्या मानती हैं इसमें, या आप क्या मानते हैं इसमें, यहाँ पे भी लिखा होगा। इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल कैन बी क्रिएटेड वाइल बीइंग पॉलिटिकली न्यूट्रल, तो ये एक कंक्लूजन है कि आपका क्या मानना है उस मेरिट डीमेरिट्स के बाद। थर्ड, वही कि छोटा मोटा करप्शन से प्रोसेस स्मूदन होता है सर्विस डिलीवरी का। इट इज सेड दैट करप्शन ग्रीसेस द व्हील्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मेरिट क्या है? मेरिट इसमें लिखा ही नहीं एक्चुअली में, इसमें लिखा है ऑल्दो वीट सच एज करप्शन कैन नेवर बी पॉजिटिव, येट इट सीम्स दैट पेटी ब्राइब्स कैन एक्सपीरियंस थ्रू लेवल्स ऑफ रेड टेपिज्म, through levels of red tapeism. A pension certificate of the old agreed person to state for the process of DL by bribes, culture at RTO in common ways of life. यानी आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लो ब्राइब दे के, अगर आपको गाड़ी चलाना आता है, उतना प्रोसेस से नहीं गुजरो, उसको तुमने देख लिया वो गाड़ी चलाना आता है, आपको दे दिया ड्राइविंग लाइसेंस ब्राइब करके, या बिजनेस सर्टिफिकेट दे दिया जिसको देना था पर प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए इसमें। तो इसमें ये कहा है करप्शन वैसे तो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, पर हाँ ऐसा कहा जाता है कि ब्राइब देने से सर्विस डिलीवरी बेटर होती है, क्योंकि रेड टेपिज्म डिले खत्म होता है। पर आप अलग तरह से भी लिख, आप नॉर्मली लिख सकते थे कि हाँ इससे ये फ़ायदा की एफिशिएंसी बढ़ता है, पर्सनल गेन होगा आपको, और फिर यहाँ पे लिखते कि ये प्रॉब्लम्स है कि इंटीग्रिटी ख़त्म हो जाती है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, इम्पार्शियलिटी ख़त्म हो जाती है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है,
पब्लिक फेथ या पब्लिक ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, उसमें जो कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में वो ख़त्म हो जाता है। जो भी प्रिंसिपल बेस्ड है आंसर है वो लिख सकते थे, और फिर कंक्लूज़न में आप लिख देते हैं कि जो भी एफिशिएंसी या फिर जो भी चीज़ बेटर हो रही है करप्शन की वजह से, वो कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आउटराइटली गलत है। इंटीग्रिटी की वजह से, राइट्स बेस्ड अप्रोच की वजह से, ऑब्जेक्टिविटी की वजह से, पब्लिक डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस जो एक प्रिंसिपल है, एक फाउंडेशनल वैल्यू है सिविल सर्वेंट का, उसके वजह से। और फिर ख़त्म कर सकते थे आप अपने आंसर को। और यहाँ पे एग्जांपल में कॉमनवेल्थ 2G कॉल स्कैम, बोकोस का स्कैम, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी लिखा है। तो ये सब एग्जांपल्स में आएंगे। जो भी चीज़ें वैल्यू एडिशन कर रही है वो एग्जांपल का ही पार्ट होगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल, या फिर कोई एग्जांपल या कोई केस स्टडी, या किसी सिविल सर्वेंट ने कुछ किया है, वो सारी चीज़ें एग्जांपल में आएगी। तो हम ऐसे लिखते हैं। मेरिट्स कैसे, पर्सनल गेन, इफ़िशिएंसी, गेन टू स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स है उनमें किसको क्या मिल रहा है उस हिसाब से मेरिट डिमेरिट डिसाइड कर सकते हैं। और फाइनली प्रिंसिपल्स के बेसिस पे या फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज के बेसिस पे। और मेरिट डिमेरिट लिखने के बाद अपना एक कंक्लूडिंग रिमार्क देना ही है कि आप क्या सोचते हैं और उसके पीछे का रीज़न 3-4 सेंटेंसेस में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर डायलेमा इन्वॉल्व, फिर अगर पाथ के ऑप्शंस पूछ रहा है या मेरिट डिमेरिट पूछ रहा है तो वो लिखते हैं, जो हमने लिस्ट बनाई उसके हिसाब से साथ क्या पाथ लेंगे आप वो लिखते हैं। फिर फाइनली कंक्लूड कर देते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद स्टेक होल्डर्स लिखते हैं, उसके बाद हम डायलेमा लिखते हैं। इंट्रोडक्शन, स्टेक होल्डर्स, डायलेमा, पाथ या ऑप्शंस जो अवेलेबल है हमारे पास वो लिखते हैं अगर पूछा है तो, अदरवाइज़ हम डायरेक्टली पाथ लिख देते हैं। और ये सब लिखने के लिए हमारे पास जो लिस्ट है उसका यूज़ करके लिखेंगे हम। और फाइनली कंक्लूज़न लिख देते हैं कि हम क्या रास्ता चुनेंगे, या फिर अगर रास्ता चुन लिया ऑलरेडी तो जनरल कंक्लूज़न। तो हाँ, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर से प्लीज़ एक बार देख लीजिए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट कीजिए।